Today's our lecture is lecture number 1 of biological sciences. हमने आज जो पढ़ना है वो biological sciences के relating पढ़ना है. And firstly we will start the basis of life. कि life की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और ये क्या चीज़ है. Basically we will go towards the history of cell. Cell जिसको हम cell कहते हैं वो क्या है. Cell is basically the structural and the functional unit of life. Life का एक structure और functional unit जो है वो cell है. Human body is made up of million of cells, but rather we say billion of cells. ठीक है. तो सेल से ही बेसिकली हमारी बॉडी बनती है. सेल को किसने डिस्कवर किया? इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ठीक है. 1 minute please. Then is the we will go towards the cytology. साइटोलॉजी किसको हम कहते हैं? जितना भी हम सेल को स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं. साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल. सेल की जो हम स्टडी करते हैं साइटोलॉजी. मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी बाय शील्डन एंड शॉन. दो साइंटिस्ट थे जिनके सेल थ्योरी के बारे में बेसिकली जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी. उनकी सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे एंड दे वर सेल इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. सेल कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल है? इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज द आउटर मेम्ब्रेन कि जो सेल को कवर कर रही होती है उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन. देन इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? The fluid surrounding the nucleus. Fluid surrounding the nucleus. ठीक है. तो एक फ्लूइड जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. देन कम्स द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द सेल. एक सेल का जो सेंटर है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म है जिसको हम कहते हैं जो क्या होता है बेसिकली फ्लूइड होता है. एंड आउटर मेम्ब्रेन विच इज कवरिंग द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. देन सेल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल. अब मैं आपको प्रो और यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा बताऊंगा. प्रोकैरियन का मतलब है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है. कैरियन बेसिकली न्यूक्लियस को कहते हैं. प्रो मीन इट हैज नो न्यूक्लियस एंड यू मीन दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इट. कैरियन इज बेसिकली न्यूक्लियस and the organism having no nucleus are known as prokaryotes and the organism having the nucleus are known as eukaryotes. So हम prokaryotes और eukaryotes को थोड़ा सा देखेंगे. बेसिकली प्रोकैरियोट्स का वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड है. प्रो मीन बिफोर, मीन्स दैट न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट. कैरियन क्या होता है? नट और कर्नल जो मेन चीज होती है जो बेसिकली न्यूक्लियस होता है. एंड सुफिक्स ऑटस मीन प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मैंने आपको बताया द ऑर्गेनिज्म हैविंग नो न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोट्स. इन प्रोकैरियोटिक सेल genetic information might be bundled into a section of the cell called nucleide. इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस तो नहीं होता बट कुछ सेक्शन ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो बंडल अप होते हैं जिनको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता. ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता. देन कम्स यूकैरियोट्स. यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस कि एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस जो है वो बाउंडेड होता है बाय मेम्ब्रेन. एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इंक्लूड ऑर्गेनेल्स. कुछ ऑर्गेनेल्स भी होते हैं विद इन द मेम्ब्रेन जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स
गोल्गी अपरेटस, और इस तरह के ही और कुछ ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। और ये चीज़ें प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, मतलब न्यूक्लियस भी नहीं होता और ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वुड बी इनसाइड अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर होती है, इट इज इनसाइड अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। आई थिंक दैट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज क्लियर टू यू। अब ये बेसिकली एक डायग्राम है यूकैरियोट की और प्रोकैरियोट की, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड द मेम्ब्रेन कवरिंग द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। बाकी सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं और इनको भी एक मेम्ब्रेन ने बाउंड किया जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन कम्स टुवर्ड्स द प्रोकैरियोटिक सेल, देयर इज नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, देयर इज न्यूक्लियाइड प्रेजेंट, सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बंडल्ड अप हुआ है, तो ये न्यूक्लियाइड है और इस सारे को कौन कवर कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर कर रहा है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इस सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल्स में इसको हम सेल वॉल कहते हैं, एनिमल सेल्स में इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लांट सेल्स में सेल वॉल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इनको भी हम वन बाय वन इंशाल्लाह स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। बट नाउ you will have to remind that the four different type of molecules which composes plasma membrane are phospholipids, cholesterol, proteins, carbohydrates. Then comes a fluid mosaic model. ये fluid mosaic model क्या है? ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं है। सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये सॉलिड नहीं है, रादर इट्स लाइक अ वेजिटेबल ऑयल विद इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स फ्लोटिंग, के एक वेजिटेबल ऑयल की तरह है और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। सो ऑल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर जस्ट फ्लोटिंग इन अ फ्लूइड मीडियम, के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्लूइड मीडियम के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। इट इज आल्सो अ मोज़ेक ऑफ above mentioned four type of molecules, जो हमने फोर टाइप ऑफ molecules डिस्कस किए हैं, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इन्हीं चार मॉलिक्यूल से बनी है। अब बेसिकली वी विल गो टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली पहला फंक्शन इसका होता है कि ये एज अ बैरियर रोल प्ले करती है, रुकावट के तौर पे रोल प्ले करती है। जिस तरह कोई नाका लगा होता है इस तरह का रोल प्ले करती है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिनको अंदर जाने देती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको रोक लेती है, ठीक है। ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, सेल कंटेंट्स और एनवायरनमेंट में एज अ बैरियर रोल प्ले करती है। कुछ होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को पास होने देते हैं। कुछ मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, उनमें क्या होती है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी या सेमी परमिएबिलिटी। इनको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं कि वो विद इन द सेल चले जाएं और कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करते। लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग ट्रांसपोर्ट मूवमेंट। जो लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में, वो हेल्प करते हैं कि ट्रांसपोर्ट मूवमेंट। तो दिस वाज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
देन वी विल गो टुवर्ड्स इट्स स्ट्रक्चर। अब बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह की होती है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन चैनल होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं और ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड, जिस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। और जिस लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड। So glycoproteins and glycolipids are also present, phospholipids present, protein channels present, cholesterol present। और ये नीचे आप देखेंगे there is a cytoskeletal filaments, ठीक है। और उसके बाद इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। पेरिफेरल क्या कहते हैं? जो पेरीफ्री पे होती हैं। अब देखें ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी पेरीफ्री पे कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इनको कहते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और कुछ होती हैं इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो विद इन बाउंडेड होती हैं, ठीक है। देन वी विल गो टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये बेसिकली लिविंग कंटेंट को कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान मौजूद होता है विद इन द सेल, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब लिविंग कंटेंट क्या है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बेसिकली अब न्यूक्लियस भी लिविंग है, साइटोप्लाज्म भी लिविंग है, तो इन दोनों के मजमूए को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं साइटोसोल और दूसरे होते हैं ऑर्गेनेलिस। जो ऑर्गेनेलिस मैंने आपसे पहले डिस्कस की। अब साइटोसोल क्या है? ये एक सॉल्युबल पार्ट है जिसमें 90% वाटर होता है, केमिकली 90% वाटर, हैविंग ऑल फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स इन टू फॉर्म्स। इसमें सारे बुनियादी मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है ट्रू सोल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं, वो क्या है? ट्रू सोल्यूशन है। और कोलाइडल सोल्यूशन क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हैं वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, इधर वो सॉलेबल हो, नॉन विस्कस हो, या जेल लाइक हो, विस्कस हो, ठीक है। आपको समझ आ रही है कि अब हम पढ़ रहे हैं साइटोसोल। साइटोसोल में बेसिकली 90% वाटर होता है और इसमें दो फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में लार्ज मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इधर वो कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्युबल हो, नॉन विस्कस हो, या वो जेल लाइक हो, विस्कस हो। विस्कस क्या होता है? जिसमें चिपचिपाहट होती है। तो फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है? ये स्टार्च लाइक कंपाउंड्स जो हैं उनका स्टोरेज हाउस होता है, उनको स्टार्च को मतलब स्टोर करता है। देन इसका फंक्शन है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म साइटोप्लाज्म में होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में करना, या स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल्स में करना, दिस इज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की टाइप्स होती हैं, एक कैटाबॉलिज्म होती है, एक एनाबॉलिज्म होती है, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे, बट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में आपको मैंने बताया। Then is the streaming movement of cytoplasm help in free floating organelles like mitochondria to move in cytoplasm। जो ऑर्गेनेलिज फ्री फ्लोटिंग होती हैं, जो आसानी से तैर सकती हैं, उनको क्या हेल्प करती है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसी ऑर्गेनेलिज जो फ्री फ्लोटिंग होती हैं। साइटोप्लाज्म में बेसिकली लिक्विड होता है, तो ये फ्री फ्लोटिंग की सहूलत उन्हें प्रोवाइड करते हैं को अपना फ्रीली तैर सकते हैं विद इन द फ्लूइड, ठीक है। देन इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है?
ये एक ऐसी डार्क प्रोमिनेंट बॉडी है जिसकी शेप क्या है, या तो स्फेरिकल है या इर्रेगुलर शेप है, या स्फेयर नुमा होता है या इर्रेगुलर होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। कब किया? 1831 में किया। इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन इज द न्यूक्लियोलस, नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड देन इज द क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये आपको ब्लू शेडेड नजर आ रहा होगा, दैट इज न्यूक्लियोलस। देन इज द क्रोमोसोम, जो क्रोमेटिन आपको नजर आ रहा है, जो बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमेटिन नेटवर्क जो है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। देन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के मटेरियल को होल्ड किए हुए है। एंड देन इज द न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या है? न्यूक्लियर पोर इज बेसिकली a thing which allows some materials to pass within the nucleus, and which allows some molecules from the nucleus to pass out. ठीक है, ये पोर्स जो हैं हेल्पफुल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, इनके बारे में एक थोड़ा सा टच लेंगे। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? जो न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने वाली कौन सी लेयर है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में पॉसिबल होता है, जो मैंने आपको पहले बताया। नंबर ऑफ पोर्स आर वेरिएबल, के कितने पोर्स होंगे ये डिपेंड करता है फ्रॉम सेल टू सेल। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये लिक्विड मटेरियल है जो इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। देन हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी है विद इन द न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया कि ब्लू शेडेड जो है वो न्यूक्लियोलस है। इसके कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती, और जो ये होता है ये बेसिकली डार्कली स्टेन्ड होता है। इसकी जो स्टेनिंग होती है डार्कली होती है, डार्क स्टेनिंग होती है। ठीक है, और इसकी कोई मेम्ब्रेनस बाउंड्री नहीं होती जो कि इसे सेपरेट कर सके फ्रॉम द अदर न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब विद इन द न्यूक्लियर मटेरियल ये मौजूद होता है। क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्या होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल का एक नेटवर्क होता है विद इन द न्यूक्लियस, जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। जो बेसिकली क्रोमेटिन मटेरियल चेंज होता है क्रोमोसोम्स में एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमोसोम बनते हैं। अब न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या हैं हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज द कि तमाम सेल की जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है। देन ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं जो वालिद से उसके बच्चों में या माँ से उसके बच्चों में जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उनकी ट्रांसफर करता है। और इसके अंदर 3 टाइप ऑफ आरएनएस होते हैं। आरएनएस क्या होते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। एक होता है मैसेंजर आरएनए जिसको हम एमआरएनए कहते हैं, एक होता है टीआरएनए जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, एक होता है आरआरएनए जिसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये आरएनएस क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। और 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मैंने आपको बताए कि उनका क्या का नाम है? एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, देन इज ट्रांसफर आरएनए, देन इज राइबोसोमल आरएनए। देन कम्स टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक ऑर्गेनेल है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल का क्या है? ये पावर हाउस है कि जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। पावर हाउस किसको कहते हैं? जो एनर्जी प्रोवाइड करे। देयर नंबर इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स। डिफरेंट सेल्स में इसका नंबर क्या है? डिफरेंट होता है। कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं? इट डिपेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सेल। अब इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है क्या? इनर मेम्ब्रेन।
इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन में क्या होती हैं, फिंगर लाइक फोल्डिंग, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी या क्रिस्टाई। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड मटेरियल मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। और केमिकली अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीजें होंगी, लिपिड होगा, प्रोटीन्स होंगे, और उसके अलावा जो मैट्रिक्स होगा जिसको हमने कहा है लिक्विड मटेरियल है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसमें एंजाइम्स होंगे, को एंजाइम्स होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे, जो किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं, एटीपी, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है एक सेल को, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। कौन हेल्पफुल होते हैं, ये एंजाइम, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के, अब ये क्या करता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब ये है ऐसी रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म जो है जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उसको हम क्या कौन जो है परफॉर्म करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करवाता है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो भी कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। ओके, अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक डायग्राम हमारे पास। अब इसमें ये मैट्रिक्स है जो फ्लूइड फील्ड है, फ्लूइड लाइक है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन में आप देख रहे होंगे फोल्डिंग्स हैं जिनको हमने नाम रखा क्रिस्टी। इंटर मेम्ब्रेन जंक्शंस हैं, क्रिस्टी जंक्शंस हैं जहाँ पे क्रिस्टीज मिलते हैं आपस में। F0 F1 कम्प्लेक्सेस हैं, ये मैं भी आपको बताऊंगा। एंड डीएनए, राइबोसोम्स। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हम किसको कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबोसोम्स होते हैं। So that was all about the mitochondria. Then we will go towards the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum क्या होता है? It is network of channels extending from nuclear membrane to the cell membrane. ये ऐसे चैनल्स होते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक मौजूद होते हैं। इन चैनल्स की वॉल्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। हमने माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल को क्रिस्टी का नाम दिया था, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल्स को हम क्या नाम देंगे, सिस्टर्नी। Endoplasmic reticulum is basically of two types. One is the rough endoplasmic reticulum and second is the smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जिसके साथ राइबोसोम अटैच होता है। इसके साथ क्या अटैच होता है, राइबोसोम अटैच होता है। और किसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। देन कम्स द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम के बगैर होता है, मतलब इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होता। ओके, और ये क्या काम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो काम करता था प्रोटीन की सिंथेसिस का, लेकिन ये क्या काम करता है, ये लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करता है, और एक सेल से दूसरे, मतलब एक सेल के पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक जो ट्रांसपोर्ट करता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर पार्ट ऑफ सेल। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या हैं, कि ये फर्स्ट फंक्शन है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, ताकि उसकी शेप जो है वो मेंटेन रहे। सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो मैंने आपको बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर, मतलब विद इन द सेल। और उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। कौन करवाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंपाउंड्स की स्टोरेज करता है, कौन से कंपाउंड्स की, प्रोटीन की। लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करवाता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्या होता है,
कि ड्रग्स जो हम लेते हैं, जो हम मेडिसिन लेते हैं, उनमें से उनको डिटॉक्सिफाई करना, उनके अंदर जो टॉक्सिन है, जो उनके अंदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको खत्म करना, इसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, ये है जी आपके पास स्ट्रक्चर। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपको नजर आ रहा है, स्मूथ भी नजर आ रहा है, और रफ के साथ क्या अटैच है, राइबोसोम्स अटैच है, स्मूथ के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं है। देन गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस क्या होता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं, जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं और वेजिकल्स कहते हैं, और इसके अंदर सिक्रेटरी वेजिकल्स जो होते हैं, ये टिनी लिटिल पैकेजेस होते हैं, जिनमें सेल सिक्रीशंस को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सेल जो चीजें सिक्रीट करता है उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है थ्रू सिक्रेटरी वेजिकल्स। ये टिनी लिटिल पैकेजेस होते हैं। अब गोल्गी अपरेटस के फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके फंक्शंस हैं कि जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिंथेसाइज की थी, वो प्रोटीन ट्रांसफर होती है गोल्गी अपरेटस को, और गोल्गी अपरेटस क्या करता है, इसको फाइनेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और इसको सेल से आउटसाइड एक्सपोर्ट करता है या सेल के अंदर एक्सपोर्ट करता है जहां पे जरूरत हो। तो आपको फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस पता होना चाहिए। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन और लिपिड्स के साथ अटैच करवाता है। कौन अटैच करवाता है, गोल्गी अपरेटस। ओके, गोल्गी अपरेटस का फंक्शन जो है आपको क्लियर होना चाहिए। देन कम टुवर्ड्स द गोल्गी अपरेटस डायग्राम। अब देखें आप कि सिस्टर्नी है, सिक्रेटरी वेजिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ट्रांसफेज, मतलब उसका ये फेज के दो टाइप्स होती हैं, एक ट्रांसफेज होती है, एक सिस फेज होती है। और उसके बाद ट्रांसफेज का मतलब ये है कि जहां से वो ट्रांसपोर्ट करता है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, और ल्यूमिन भी मौजूद है। ल्यूमिन बेसिकली क्या होता है, ये एक नैरो, एक ऐसा बेसिकली हॉलो सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कोई चीज नहीं होती, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ल्यूमिन कहते हैं। देन कम्स द लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं और इनको किसने आइसोलेट किया, इनको आइसोलेट किया डी डव ने इन 1949। कब किया, 1949 में किसने किया, डी डव ने किया। लाइजो का मतलब होता है डिसोल्यूशन, ब्रेकेज, ब्रेक डाउन, कि बेसिकली ब्रेक डाउन लाइजो का मतलब होता है। सोमा मीन बॉडी, किसी भी बॉडी की ब्रेक डाउन को हम लाइजोसोम कहते हैं। अब लाइजोसोम बेसिकली क्या चीज है, ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सिंपल सैक है जिसमें सेवरल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, जो वाटर के जरिए ब्रेक डाउन करते हैं, लाइसिस करते हैं एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो वाटर के जरिए ब्रेकेज करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहलाते हैं। अब इनका फॉर्मेशन क्या है, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंजाइम्स कौन सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम। कहाँ पे मौजूद होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या होते हैं, ये गोल्गी अपरेटस को ट्रांसफर होते हैं जहाँ पे इनको प्रोसेस किया जाता है और वेजिकल्स में पैक किया जाता है, और पैक्ड वेजिकल्स को हम क्या कहते हैं, लाइजोसोम्स कहते हैं। आपको पता है कि एंजाइम्स को सिंथेसाइज किया गया, राइबोसोम ने सिंथेसाइज किया, फिर वो ट्रांसफर हुए गोल्गी अपरेटस में, और उसके बाद वहां पे वो प्रोसेस हुए, पैक्ड हुए वेजिकल्स में, और फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया गया, और इन पैक्ड वेजिकल्स को हम क्या कहते हैं, लाइजोसोम्स कहते हैं। इनके फंक्शंस क्या क्या, इनके फंक्शंस ये हैं कि फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि फॉरेन प्रोडक्ट्स, जो कोई भी बाहर से कोई चीज आती है उसको खा जाना। फैगोसाइटोसिस बेसिकली क्या होता है, खा जाना, इंगल्फ कर जाना, ठीक है।
तो any foreign product that enters in the cell is engulfed by lysosome and is broken down into digestible pieces. उसको ब्रेक डाउन करते हैं, एंगल्फ करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, डाइजेस्टिबल पीसेस में. इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर ही डाइजेशन को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन. लाइसोसोम कंटेन एंजाइम्स व्हिच कैन डाइजेस्ट द फूड. बेसिकली ऐसे एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर जो फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं. देन कम्स द ऑटोफेगी. फेगी बेसिकली होता है खाना, ठीक है, कि वो अपनी ईटिंग भी कर सकते हैं. जो आप उनके अपने पार्ट्स ब्रोकन होते हैं या ओल्ड हो जाते हैं, जैसा कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया अगर ओल्ड हो गए हैं तो अपने पार्ट्स को खाना ऑटोफेगी कहलाता है. सेल्फ ईटिंग ऑफ ओल्ड आर ब्रोकन अप parts of the cell like old mitochondria. I hope that is clear to you. अब लाइसोसोम्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं. इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मिक्सचर होता है, ऊपर मेम्ब्रेन होती है, लिपिड लेयर है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है. ठीक है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है. देन प्लास्टिड्स. प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं और इनकी 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज द क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरो से मतलब आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल से निकला है. क्लोरोफिल बेसिकली क्या है? ग्रीन पिगमेंट है. तो ये हैं ग्रीन प्लास्टिड्स और इनके ये कलर ग्रीन क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ये किधर होते हैं? ग्रीन लीव्स में होते हैं. और ये क्या सिंथेसाइज करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या सिंथेसाइज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस है कि प्लांट्स ड्यूरिंग डे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, एक्सपायर करते हैं और लेते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑक्सीजन का निकलना हमारे लिए फायदेमंद होता है. देन कम्स द क्रोमोप्लास्ट. क्रोमो का मतलब होता है कलर. ये फ्लावर्स की पेटल्स में, पेटल्स क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं. फ्लावर्स की पत्तियों में मौजूद होता है क्रोमोप्लास्ट. और इसमें क्या होता है? इसमें पिगमेंट्स होते हैं अदर देन ग्रीन. दूसरे पिगमेंट्स होते हैं अदर. उसमें तो क्या था? क्लोरो में ग्रीन था. इसमें ग्रीन के अलावा पिगमेंट्स होते हैं. और ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को जो चीज कलर देती है उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट. These attract insects and other animals to ensure pollination and dispersal. जो pollination होती है, जो dispersal होती है of the seeds, वो कौन करवाता है? ये क्रोमोप्लास्ट करवाता है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ताकि वो इसकी तरफ आए और क्या करे? पोलिनेशन हो, डिस्पर्सल हो और वो सीड्स जो हैं फैल जाएं. देन कम्स द लीकोप्लास्ट. ये अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मौजूद होता है. ये कलरलेस होता है और ये फूड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं. क्या करते हैं? स्टोर करते हैं. कलरलेस होते हैं, हेल्प टू स्टोर फूड और अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मौजूद होते हैं. देन कंक्लूडिंग थिंग इज डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंस क्या है? अब प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है, एनिमल्स के पास कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होता. प्लांट सेल्स के पास क्या होता है? प्लास्टिड्स होते हैं. एनिमल सेल्स के पास प्लास्टिड्स नहीं होते. प्लांट सेल्स के पास लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जो सेल के सेंटर में मौजूद होते हैं और एनिमल सेल्स के पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो थ्रू आउट द सेल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. देन प्लांट सेल का डिफरेंस ये है, उनके पास सेंट्रिओल नहीं होते. लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं इनके पास सेंट्रिओल्स होते हैं, नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. और उसके बाद प्लांट सेल्स क्योंकि बड़ा मेन डिफरेंस है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि न्यूक्लियस जो है वो
एनिमल सेल्स में तो सेंटर ऑफ सेल पे मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में ये सेंटर ऑफ सेल पे मौजूद नहीं होता। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि प्लांट सेल्स का वैक्यूल जो होता है वो बड़ा लार्ज होता है, तो वैक्यूल के लार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं रह सकता, वो साइड लाइन हो जाता है। लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं इनका न्यूक्लियस छोटा होता है, तो इस वजह से न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल पे मौजूद होता है। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड in a very smooth way, and I think I have today taught you in a very slow fashion. तो आपको इसमें से पता क्या क्या होना चाहिए, वो चीज़ें आपको जो भी आज मैंने पढ़ाई हैं ये सारी क्रैमिंग बेस्ड हैं और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बेसिक्स हैं। बेसिक कोई भी हो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली ये क्रैमिंग इनकी होती है, इनमें कंसेप्ट नहीं होता, इनको क्रैम करना होता है, बट आई हैव taught you and I have tried my best कि आपको प्रॉपर इसकी समझ आ जाए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।